हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सभी विषय में बार बार पूछे गए अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संपूर्ण हल एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कराया है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा है, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, मल्टीमीडिया क्या है? उत्तर है, आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य, चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। उत्तर है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हेगल हैं। प्रश्न 4 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न 5 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम था? उत्तर है, एकेडमी। प्रश्न 6 है, राज्य से क्या अभिप्राय है? उत्तर है आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रश्न 7 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। उत्तर है, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। प्रश्न 8 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? उत्तर है, लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। प्रश्न 9 है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर है, भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल संरक्षण कहलाता है। तो देख ही सकते हैं, बारिश हो रही है लेकिन पाइप लगा करके उसको इकट्ठा कर दिया जा रहा है, उसको बाद में उपयोग किया जाएगा। प्रश्न 10 है, भूमंडली को परिभाषित करें। उत्तर है, भूमंडली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। प्रश्न 11 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। प्रश्न 12 है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? उत्तर है,
स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। आगे देखते हैं। अगला विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको लेते हैं। प्रश्न 1 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 कार्य बताइए। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2022 में, 2020 में, 2017 में रिपीट हुए हैं। उत्तर है DPE परियोजना के 3 मुख्य कार्य। हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा 1. भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना। 2. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। 3. विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोध लाना। प्रश्न 2 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। उत्तर है ब्रिज कोर्स से आशय। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है ऐसे कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। प्रश्न 3 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। उत्तर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या CERT के कार्य। पहला है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। दूसरा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। तीसरा है शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। उत्तर है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता। हेडिंग में लिखिएगा यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 से सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी भी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न 5 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। उत्तर है शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। प्रश्न 6 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है पी मोस्ट अध्यापकों की विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। प्रश्न 7 है, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर है NCERT के प्रमुख कार्य। हेडिंग में लिखिएगा पहला अनुसंधान और नवाचार। दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग। पांचवा है विज्ञान किट। प्रश्न 8 है, DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। उत्तर है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। प्रश्न 9 है, BEP क्या है। उत्तर है शैक्षिक शिक्षा परियोजना। BEP 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर प्रमुख रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रिज कोर्स से क्या आशय है। उत्तर है ब्रिज कोर्स से तात्पर्य
ऐसा कोर्स जो शिक्षा में वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा में जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। विषय है विज्ञान। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न पहला है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? उत्तर है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण है। प्रश्न 2 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर है, नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 3 है, टीकाकरण क्या है लिखिए। उत्तर है, हेडिंग में लिखिएगा टीकाकरण, आगे लिखिएगा उपयुक्त समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। विषय है सामाजिक अध्ययन। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न 1 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मृदा अपरदन मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो मृदा है कट कट करके नीचे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोटो में। आगे चलते हैं तो इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न 2 है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? उत्तर है, भारत चीन युद्ध सन 1962 में हुआ था। प्रश्न 3 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य रेखा गया है यहाँ से, और हमारा यहाँ पर जो है भारत है। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पूर्व होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर इस गोले पर है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले कौन से लेंगे, उत्तरी ध्रुव। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न 5 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है, कौटिल्य की। प्रश्न 6 है, सूर्यताप किसे कहते हैं? उत्तर है, सूर्यताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फोटो पर दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है और यह उसमें जो है सीधे पृथ्वी पर जा रहा है, सीधे। तो पृथ्वी तो हीट होगा ही दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला विषय है हिंदी। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 होना चाहिए, 7 है, क्रमवार से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, हेडिंग में लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें लिखिएगा, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है,
इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अ है उत्तम पुरुष बोलने वाला, जैसे मैं, हम। ब है मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप। आगे देखते हैं। स है अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। प्रश्न संख्या 8 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 21, 20 और 17 में। उत्तर होगा काल के प्रकार हेडिंग में लिखिएगा। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 9 है, छत्र संयुक्त वर्ण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? यह भी 2 बार रिपीट हुए है प्रश्न। उत्तर हो जाएगा, उत्तर है छत्र का संयुक्त वर्ण आधा का प्लस पूरा सा मिल करके छत्र बनता है। गणित विषय का देखते हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें ज्यादा नहीं है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रश्न है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी की बगीचे में कुल पत्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो इसको लगाना है 2020 में और 2016 में आया था। माना कि प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या x गुणे x हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें पूछा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतना ही पौधे होना चाहिए। तो सीधे वर्गमूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। 2500 जब x के उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, x बराबर 45 आ जाएगा। अब 45 पंक्ति है और एक पंक्ति में 45 पौधे लगे हुए हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट लघुत्तरी प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे के वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जुड़ने के लिए।